जी हेलो वेलकम नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का एक बार तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एक नए बैच में, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा या फिर नहीं भी होगा तभी मैं पढ़ाऊँगा, मेरी मर्जी। ठीक है, तो आप चुपचाप से पढ़ते रहो। ठीक है मेरे भाई, मैं इस बैच में आप सभी को एक क्या बोलता हूँ मैं इसे कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ कि वो जानकारी ये है कि भाई साहब, आप जिस तरीके से फाउंडेशन बैच 2025 के लिए आए हो यहाँ पर, और अगर आप, मुझे पता है कि ये क्लास सबसे ज़्यादा और जहाँ भी चलेगी वो AAI ATC ऑफिसर वाले लोग ही देखेंगे इसे। ठीक है, और ये ICG एयरफोर्स नेवी वाले भी बच्चे कुछ होंगे। ठीक है, आप सभी मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है मेरे भाई, एक चीज़ आप सभी को मैं बता दूं कि इस फाउंडेशन बैच 2025 में जितने भी आपके टेक्निकल पोर्शन वाले एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें क्लास 11th या फिर 12th की फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स आती है, मैं उस सारे सिलेबस को डिटेल कवर एनालिसिस कराऊंगा आप सभी के सामने। ठीक है मेरे भाई, एक तरीके से एक शेड्यूल से रेगुलर क्लास जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ एक प्रॉमिस भी करा था कि यार हम एक नए बैच का अनाउंसमेंट करेंगे और वो जल्द ही बैच आप सभी के सामने देखने के लिए भी मिल गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे साथ रहेंगे, आप सभी का सपोर्ट, एक शेयर, एक सब्सक्राइब आप सभी के साथ। और हाँ मेरे भाई, लेक्चर लास्ट तक देखना और लास्ट तक देखने के बाद एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना कि कैसा लगा लेक्चर। और दूसरी बात, एक कमेंट ज़रूर इस तरीके से कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है ना मेरे भाई, तो चलते हम आगे और देखते हैं कि आगे का क्या है। मैं कुछ शेड्यूल बता दूँ आप सभी को मेरे भाई। ठीक है, एक शेड्यूल बता दूँ। देखिए, सिर्फ फिजिक्स का सिलेबस में, ठीक है, फिजिक्स का क्या सिलेबस, इस सिलेबस में हम क्या करेंगे। ठीक है, इस सिलेबस को देख लो पहले। मैकेनिक्स एंड मैटर्स है, ठीक है, मैकेनिक्स और मैटर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक है जो कि आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आज हम पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन्स, फिर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, फिर लाइट, बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर साउंड। ठीक है, और ये हीट, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोमीट्री, कैलोरीमेट्री सारे का सारे आएंगे। ठीक है, जिसमें फिर उसके बाद हम PYQ पर चलेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर के बाद PYQs, जो भी आपके अभी तक जितने भी सवाल मतलब बने हैं, ठीक है, जो भी ATC के रिगार्डिंग या फिर ICG नेवी और एयरफोर्स के रिगार्डिंग जितने भी सवाल बने हैं, मैं उस सभी सवालों को लाने का कोशिश करूँगा आप सभी के सामने। ठीक है ना मेरे भाई, तो मैं इस तरीके से आगे बढ़ूँ थोड़ा सा और देखते हैं आज क्या है। तो मेरे भाई, आज है फाउंडेशन बैच का फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास है और इस फाउंडेशन बैच में आप सभी के साथ हम इस फर्स्ट लेक्चर को, फिजिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये AAI ATC ICG और IAF के लिए। ठीक है ना मेरे भाई, आप सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें भी क्लास 11th और 12th की फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स आती है। ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं आपको कि AAI ATC की जो वैकेंसी मेरे भाई जल्द ही देखने के लिए आप सभी को मिलेगी। ठीक है, ठीक है, डिले हो रहा है लेकिन जल्द देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना मेरे भाई, तो चलते हैं हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। ठीक है ना मेरे भाई, चलो आओ देखते हैं, आप सभी का एक साथ मेरे साथ आ जाओ। तो मेरे भाई, हम पहले सबसे स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ठीक है, नाम से ही थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का रेस्ट, स्टैटिक मतलब स्टैटिक मतलब कहने का मतलब एक तरीके से रेस्ट पोजीशन। ठीक है, रेस्ट में रहना। ठीक है, यानी चार्ज एट रेस्ट, इसके कहने का मतलब होता है चार्ज एट कहाँ पे, रेस्ट में। ठीक है मेरे भाई, चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही क्या है, चार्ज एट रेस्ट। मैं आप सभी से बात करूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिर्फ और सिर्फ हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चार्ज, फिर मूविंग चार्ज के बारे में इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ इसमें स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मैं सबसे पहले आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि भाई, आप सभी ने क्लास 12 तो पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 12 पढ़ा होगा। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो कि यार ये चार्ज है क्या? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि चार्ज क्या है। बेसिकली चार्ज कुछ नहीं है मेरे भाई, एक ये फिजिकल क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिजिकल
फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है मेरे भाई, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। किसी भी एक मटेरियल का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये चार्ज क्या बोलते हैं इसको, चार्ज अनुभव करता है इलेक्ट्रिक या फिर और मैग्नेटिक फील्ड को, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी होता है एक तरीके से चार्ज, ठीक है, किसी भी मटेरियल का एक तरीके का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अनुभव करता है, ठीक है। आप सभी को समझ में आया चार्ज क्या है, ठीक। एक बात मुझे बताना, चार्ज अगर आप सभी को समझ में आ गया तो एक बात मुझे बताओ कि यार क्या आप पढ़े हो कि चार्ज बेसिकली दो ही नेचर का होता है। अब बता दो, क्या चार्ज दो ही नेचर का होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। आप सभी बोलोगे हाँ यार दो ही चार्ज तो होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। और इन दोनों को ही मिला के एक तीसरा चार्ज बनता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है मेरे भाई, न्यूट्रल। बेसिकली न्यूट्रल टाइप का कुछ होता नहीं है मेरे भाई, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जब एक मैटर, एक वस्तु में, एक किसी बॉडी में अगर सेम अमाउंट में आ जाए तो वो बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। बेसिकली न्यूट्रल कुछ नहीं है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज का अमाउंट क्या हो, सेम हो जाए किसी भी बॉडी में, तब हम उस बॉडी को क्या बोलते हैं कि न्यूट्रल है, ठीक है ना मेरे भाई, क्या है, न्यूट्रल है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रल बॉडी का बात अगर मैं करूँ, थोड़ा सा न्यूट्रल बॉडी का बात, तो आप एक चीज़ बताओ, क्या आप इस चीज़ को जानते हो, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि एक ये मान लो कि ये है सर्किल है, सर्किल क्या एक बॉडी है, ठीक है मेरे भाई। और मैं इस चीज़ में, इसमें क्या करूँगा कि प्लस चार्ज, प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस माइनस, और ये माइनस, ये माइनस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है मेरे भाई, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है, 5, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज कितना है, 5। यानी नंबर ऑफ पॉजिटिव यानी +5 और -5 मिला के कितना होता है, 0। यानी कि न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट जो होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेम होता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि बॉडी क्या है, न्यूट्रल। इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ चार्ज के प्रॉपर्टी पर हम चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। कुछ चार्ज के प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि बेसिकली चार्ज का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आप बोलोगे फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि लाइक चार्ज जो होता है, लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे पर विकर्षण बल लगाता है। यानी लाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, रिपेल टू ईच अदर। क्या है, रिपेल टू ईच अदर, ठीक है ना मेरे भाई, रिपेल टू ईच अदर। फिर वैसे ही दूसरा कंडीशन क्या है, अनलाइक चार्ज क्या होता है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है मेरे भाई, ईच अदर, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है, आप इसको थोड़ा सा समझो। मेरे कहने का मतलब ये है कि चार्ज की बेसिकली दो प्रॉपर्टी होती है। चार्ज की बेसिकली कितनी प्रॉपर्टी होती है, तो आप बोलोगे दो प्रॉपर्टी होती है। और वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, मैं इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ और आप एक तरीके से ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। इसके बाद मैं चलूँगा एक अगले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। वैसे मैं बता दूँ चार्ज के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये एक मान लो कि कोई छोटू मोटू सा चार्ज है, ठीक है मेरे में, ये दो चार्ज, ठीक है। और ये यहाँ पे एक चार्ज ये है और इसके सेम चार्ज यहाँ पे, ठीक है। चलिए
तो एक बात बताओ, एक बात मुझे बताते चलना, क्या ये इसमें अगर मैं बोलूँ कि ये प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज, ये एक प्लस चार्ज है और ये एक माइनस चार्ज, तो ये दो सेम चार्ज हैं, ये एक चार्ज ये प्लस है और ये एक चार्ज क्या है, प्लस है। यानी कि दोनों चार्ज जब सेम हो, यानी कि सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे भाई, रिपेल करते हैं, है ना, रिपेल करते हैं। यानी कि ये चार्ज इस पे बल लगाएगा और ये चार्ज इस पे बल लगा के इसको दूर भेजेगा, यानी ये इधर भाग जाएगा और ये इधर भाग जाएगा, ठीक है। यानी कंडीशन क्या है कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं मेरे भाई, क्या करते हैं, रिपेल टू ईच अदर, ठीक है, रिपेल टू ईच अदर। अच्छा, फिर दूसरे कंडीशन में क्या है, एक प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है, यानी ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा और ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा और ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट चार्ज या फिर अनलाइक नेचर के चार्ज, अनलाइक चार्ज, ठीक है, अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आ गई, यानी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया। ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, एक मिनट मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ये लो, अब आपको समझ में आ गया कि अनलाइक चार्ज क्या है, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक, अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक बात मुझे बताना कि टाइप्स ऑफ चार्ज तो हमने पढ़ लिया, अच्छा कुछ चार्ज के और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, तो ये दो प्रॉपर्टी थे और ये तीसरा प्रॉपर्टी है, ठीक है मेरे भाई, तीसरा प्रॉपर्टी है ये, तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि मास में जो चेंज है, ठीक है, चेंज इन मास, तीसरा प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे चेंज इन मास। और मेरे अंदाज से, मेरे ख्याल से यहाँ से आपके सवाल बनेंगे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप तो इसे याद कर लोगे कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, चेंज इन मास का कॉन्सेप्ट क्या है, चेंज इन मास का कॉन्सेप्ट बोलता है कि जनरली मेरे भाई एक बात बताना, जनरली कोई भी एटम क्या होता है, जनरली अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि मान लो कि कोई एटम है, ठीक है, जैसे ये और एक दूसरा, यार ये भी यार, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना मेरे भाई, ठीक है, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ठीक है। और देखते चलना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि बन जा यार नहीं बन पा रहा ना, यस, चलो जनरली मान लो कि ये एक तरीके का एटम है, ठीक है, एक तरीके का क्या है मेरे भाई, एटम है, ठीक है। और इस एटम में एक मान लो कि यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, और एक प्लस और एक माइनस। जनरली क्या होता है मेरे भाई कि यहाँ इस एटम में कोई भी एटम हमेशा जनरली एक नेचर में होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल इन नेचर होते हैं जनरली, कोई भी एटम हो, ठीक है, कैसा भी एटम हो, क्या होता है, वो हमेशा न्यूट्रल होता है। अच्छा, कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करे,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो ऐसे कंडीशन पे क्या होता है, उस एटम पर जब इलेक्ट्रॉन उस एटम से निकल जाता है, ठीक है, देखना इस एरो पर ध्यान देना, इस एरो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया गया, तो इस कंडीशन में ये एटम जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके कोई भी एटम पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कि कहीं बाहर से ये गेन कर लिया, ठीक है, बाहर से कहीं गेन कर लिया, तो ऐसे कंडीशन पे क्या होता है कि ये एटम जो होगा वो निगेटिव चार्ज हो जाता है। कौन सा चार्ज हो जाता है, निगेटिव चार्ज, यानी कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, यानी अबेंडन करके कोई भी एटम क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या हो जाता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है कोई भी एटम। जनरली क्या होता है कि कोई भी एटम होता है जो न्यूट्रल कंडीशन में होता है, ठीक है, चेंज इन मास में सबसे पहला कंडीशन कि एक एटम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करता है, अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो पॉजिटिव हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले लिया, तो ऐसे कंडीशन पे हम बोलते हैं कि एटम जो है निगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। मेरे बात यही समझ आना था मेरे भाई। आगे चलते हैं और आगे एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, और वो चीज़ क्या है कि ज़रा ध्यान देना इस चीज़ पर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो आप बोलोगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, क्या ये यही बोलोगे तुम, हाँ यही बोलोगे ना, और दूसरा तो होता नहीं जो तुम दूसरा बोल दोगे, ठीक। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यही बात तुमसे पूछूं, यार तुम मुझे एक बात बताओ कि मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, तो तुम बोलोगे 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, ठीक है, -27 kg, ठीक। ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जनरली मास ऑफ न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन के ही बराबर होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो भी 1.67 इंटू 10⁻27 kg के ही बराबर होता है, ठीक है। कुछ बुक्स में यहाँ पर 8 हो जाता है, ठीक है, लेकिन हालांकि दोनों ही सेम होता है, ठीक है। तो ये हमारा बात था मास का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। अब भाई ये बता क्यों रहे हो, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको एक बताऊंगा न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। ज़रा देखना मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ध्यान देना ध्यान देने वाली बात क्या है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें पता है, क्या तुम्हें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तुम बोलोगे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है ना। अगर यही मैं पूछो कि चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, तो तुम बोलोगे ये भी वही होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, बस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है, यही बात होता है ना, हाँ यही बात होता है। चलो बात समझ में आ गई। अगर यहीं से मैं तुमसे पूछ लूँ कि यार बताओ चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है, तो तुम बोलोगे 0, है कि नहीं, 0, यही ना तुम बोलोगे यार, हाँ तो तुम यही बोल रहे हो। तो एक बात मुझे बताओ यार, क्या मुझे एक कंडीशन के बारे में तुम बताओगे, यार एक कंडीशन क्या है कि मान लो कि एक बॉडी से चार्ज, मतलब कि एक नोट पॉइंट बना के लिखो, इस नोट को तुम इम्पोर्टेंट बना लो और उस नोट पॉइंट में ये लिखना कि मेरे भाई चार्ज जो है चार्ज मास के बिना नहीं हो सकता, चार्ज मास के बिना, लिख लेना इसको, मास के बिना नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन, मास चार्ज के बिना हो सकता है,
हो सकता है। मेरे कहने का क्या मतलब है, ज़रा देखना। अगर मैं बोलूँ कि यार एक इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तुम बोलोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, ठीक। यही ना बोलोगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। क्या इस एक इलेक्ट्रॉन का, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो कि एक बॉडी है, मान लो कि एक बॉडी है, जैसे देखो यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक। इसमें बहुत सारे क्या हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस। मान लो कि ये माइनस बाहर निकल गया, माइनस बाहर निकल गया, ठीक है, इस माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया। जब इस माइनस को बाहर जब मैंने निकाला तो क्या ये अपने चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज के साथ साथ क्या ये अपना द्रव्यमान को भी उठा के लेके आया है क्या? तुम बोलोगे एकदम सही है मेरे भाई, एकदम सही है। क्या सही है कि नहीं? अगर मैं बोलूँ कि इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकाला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करा मैंने, बाहर निकाला। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को बाहर मैंने निकाला तो मुझे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन क्या ये चार्ज अकेले आएगा? नहीं, ये अपने साथ अपना मास को भी लेके जाएगा। अच्छा, अगर तुम्हें कहीं उठा के लेके जाया जाए, ठीक है, मान लो कि तुम्हें पृथ्वी से उठा के चंद्रमा पर लेके चला गया आदमी, अगर चंद्रमा पर लेके चल गया तो क्या तुम्हारे द्रव्यमान में परिवर्तन होगा क्या? क्या तुम अभी मान लो कि 80 केजी के हो, ठीक है 80 केजी के हो, तो क्या वहाँ जाके 70 केजी के हो जाओगे क्या? नहीं ना। तो द्रव्यमान चेंज नहीं करता, वेट चेंज करता है मेरे भाई, द्रव्यमान चेंज नहीं करता, ठीक है। तो कोई भी बॉडी है यानी कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो अपने साथ अपना क्या लेके चलता है, द्रव्यमान भी लेके चलता है। लेकिन अगर यही बोलूँ कि मेरे भाई 1 केजी द्रव्यमान को मैंने उठा के यहाँ पर लेके आ गया, मैं यहाँ पर लेके आया, क्या ये चार्ज को लेके आया अपने? इस पर कोई चार्ज था? नहीं। क्या यहाँ आने पर इस पर कोई चार्ज है? तुम बोलोगे नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि द्रव्यमान जो होता है चार्ज के बिना हो सकता है, लेकिन चार्ज द्रव्यमान के बिना नहीं हो सकता मेरे भाई, ठीक है। चार्ज द्रव्यमान के बिना नहीं हो सकता। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ गई तुम्हें? तो एक बार बोल दो हाँ, समझ में आ गई ना। तो मैंने एक बात तुम्हें यही बताया कि चार्ज जो है बिना क्या होता है, चार्ज द्रव्यमान आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता, लेकिन द्रव्यमान चार्ज रहित हो सकता है। यहाँ से मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। तो तुम्हारे पास सवाल कैसे बनते हैं, तो मैं वो सवाल के बारे में बताता हूँ आपको कि आपके पास एक ऐसा बॉडी होगा, ठीक है, एक ऐसा बॉडी होगा, ठीक है, और सेम ऐसा ही एक और बॉडी आपके पास है। तो आप क्या बोलोगे कि मान लो कि इस पर कोई चार्ज है प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ठीक है, और इस पर कोई चार्ज है प्लस प्लस माइनस माइनस। मैंने बोला कि यार इस इलेक्ट्रॉन को उठा के तुम इसमें उठा के लेके आओ, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इसमें लेके आए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आया, पहले इसका मास मान लो, इसका द्रव्यमान 5 kg रहा, मान लो कि 5 kg है, ठीक है, इसमें 5 kg है, और इसका मान लो कि 2 kg है, ठीक है। एक तरीके से मैंने सपोज करा कि इसका मान लो कि 5 kg और ये 2 kg है, ठीक है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया निकल के बाहर, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल के गया इसमें आया, तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास भी लेके आ रहा होगा? हाँ, अपना मास भी लेके आ रहा होगा। यानी क्या ये इस इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से क्या अब भी ये 5 kg रहेगा? क्या अब भी ये 5 kg रहेगा? तुम बोलोगे नहीं, अभी ये 5 kg नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ इसका मास घटेगा। कितना घटेगा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg घटेगा, कुछ ना कुछ घटेगा, ठीक है। यहाँ से 5 kg नहीं होगा, जबकि इसमें से ये घट जाएगा, ठीक है। और इसका क्या, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया है तो क्या अपने साथ अपने द्रव्यमान को भी लेके आया है? तो हाँ, तो इस 5 kg में से ये घटा दो तो इसका द्रव्यमान निकल जाएगा, और इस 2 kg में इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को क्या कर दो, जोड़ दो, यानी 10⁻31 kg, तब जाके इस एटम का द्रव्यमान निकल जाएगा। यानी एक एटम ए है और एक एटम बी है। तो ऐसे कंडीशन पर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ए से बी में, तो जब इलेक्ट्रॉन ए से बी में आ रहा है
तो बी का जो द्रव्यमान अब होगा वो 2 kg प्लस 9.1 इंटू 10⁻³ kg होगा, और ए पर जो द्रव्यमान होगा अब वो 5 kg माइनस 9.1 इंटू 10⁻³ kg होगा। मेरे मतलब यही समझाने का था, और यहाँ से आपके लिए न्यूमेरिकल से अच्छा थ्योरी के सवाल आएंगे। ठीक है, कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के, सवाल कैसे पूछता है मेरी बात पर ध्यान देना, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम में चला जाता है, तो जिस एटम पर चार्ज गया, जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन गया, उस एटम का द्रव्यमान क्या होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, अपरिवर्तनीय होंगे, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन निकल के तो गया है, अच्छा उस पे चार्ज, या जिस पे इलेक्ट्रॉन गया है उस पे चार्ज तो निगेटिव होगा। जिस पे इलेक्ट्रॉन, मान लो कि इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से आ गया, इस पर चार्ज के बारे में अगर हमसे पूछे तो मैं तो बताऊंगा इस पे चार्ज निगेटिव होगा, लेकिन द्रव्यमान आने के बाद इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चार्ज तो निगेटिव होगा लेकिन द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेरे भाई ये सवाल जहर है सवाल है मेरे भाई। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन, ये तो समझ में आ गया आपको। और दूसरा कंडीशन क्या है आपके पास, दूसरा कंडीशन, मेरे भाई फ़ोन साइलेंट कर लेने दे भाई। हाँ चलो, दूसरा कंडीशन क्या है कि दूसरा कंडीशन के बारे में बात करता हूँ आप सभी के सामने, ये कि मेरे भाई चार्ज जो है, चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। वेलोसिटी पर क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इनवेरिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है, चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, लिख लेना। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत था, वो वाला बताओ। तो वो आपके लिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं है। ठीक है, तो आप ये याद रखना, चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, चलो दूसरी बात कि चार्ज, मेरे भाई चार्ज जो हो, चार्ज तीसरी कंडीशन, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज कंजर्व भी मैंने गलती लिख दिया था यार, कंजर्व होता है। इसे ना तो तुम क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट कांट बी क्रिएटेड and can't be created and can't be destroyed। ठीक है मेरे भाई, ना तो इसे तुम क्रिएट कर सकते हो ना तो तुम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, बस तुम चार्ज को बदल सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो। चार्ज कैन बी ट्रांसफॉर्मेबल लिख सकते हो, चार्ज कैन बी ट्रांसफॉर्मेबल। चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन ना तो तुम इसे क्रिएट कर सकते हो ना ही तुम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है ना मेरे भाई, इतनी बात क्या समझ में आ गई। चलो इतनी बात अगर समझ में आ गई तो चलते हम दूसरे कंडीशन पर, और आप सभी के सामने एक नया कंडीशन है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का शुरुआत है यहाँ से होता है कि मेरे भाई जब भी चार्ज, यानी कि चार्ज, ये एक चार्ज मान लो Q का वेलोसिटी अगर 0 है, यानी कि रेस्ट कंडीशन पे ही ये चार्ज, तो ऐसे कंडीशन पे ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। दूसरा, यही चार्ज पॉइंट Q चार्ज है, अगर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसे कंडीशन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ठीक है ना मेरे भाई। तीसरा कंडीशन आप सभी के सामने तीसरा कंडीशन, ये चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भी ना चले तो ऐसे कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इसके साथ साथ
मैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी उत्पन्न करता है। ठीक है, आप सभी के सामने ऐसे सवाल आएंगे कि व्हेन चार्ज एट रेस्ट कंडीशन देन इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास होगा ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। व्हेन चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन चार्ज इज एट अ वेरिएबल वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज करे कांस्टेंट ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, ठीक। एक सवाल आया था आप सभी के लिए, एक प्रीवियस ईयर का सवाल है मेरे भाई, कि किसी भी सॉप बबल में चार्ज, सॉप बबल के बारे में बात करते हैं। इस सॉप बबल के बारे में देखो क्या है कि इस सॉप बबल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखना इस सॉप बबल में क्या होता है। मान लो कि क्या है, सॉप बबल है, सॉप का बबल। ठीक है, सॉप बबल। ठीक है, अब इस सॉप बबल में क्या होता है कि मान लो कि इस पे मतलब कि प्लस का चार्ज आ गया, इसके सतह पे क्या है प्लस का चार्ज अगर दे दिया जाए, मान लो कि प्लस का चार्ज इस पर आ गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इस सॉप बबल पर जब चार्ज आ जाता है तो इसके आकार में यानी कि इसके शेप में परिवर्तन होता है, शेप में परिवर्तन होता है। क्या होता है, क्या ये छोटा हो जाता है, नहीं, ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आकार यानी कि शेप इस सॉप बबल का क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, सॉप बबल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये एग्जाम का सवाल है मेरे भाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर सवाल है ये। ठीक है, सॉप बबल पर अगर कोई चार्ज आ जाए, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे क्या होता है, शेप में इसका परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है, क्या शेप घट जाता है, नहीं, शेप क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या मेरी बात समझ में। अच्छा भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ा सा मैं बात कर लूँ आप सभी से कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ मैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। हालांकि इसके तो दो टाइप हैं। ठीक है, दो टाइप है, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक डिस्क्रीट और दूसरा कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि एक एटम है तुम्हारे पास, ठीक है, ये एटम है, ठीक है, और एक सेम ऐसा ही एटम यहाँ पर ले लें, ठीक है, तो इस पर जो चार्ज है यहाँ है, मान लो यहाँ पर चार्ज है, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दूर दूर पर कहीं कहीं चार्ज फैला हुआ है। लेकिन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर लगातार चार्ज क्या होते हैं, ऐसे ऐसे करके उसके सरफेस पर जमा होते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, उसके सरफेस पे क्या होते हैं, जमा होते हैं। ठीक, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं, थोड़ा सा मैं आपसे एक बात कर लूं कि यार एक बात बताओ, क्या आपने इसे देखा है, क्या आपने इसे देखा है, तो आप बोलोगे हाँ यार मैंने देखा है। ठीक है, ये हो गया। एक आपके पास ये है और आपके पास एक ये है। अब ये क्या है मेरे भाई, आप सभी को अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस पर मैंने चार्ज बना दिया कुछ ऐसा ऐसा, ये है चार्ज। ठीक है, इस पर चार्ज, ये चार्ज है और इसके अंदर कुछ चार्ज ये है, ये चार्ज इस बॉडी पर चार्ज है। ठीक, और इस पे भी चार्ज है। मान लो कि एक गोला है, क्या है, एक स्फीयर है।
ठीक है मेरे भाई, क्या है, एक तरीके से मान लो ये स्फीयर का काम कर रहा है, ठीक है, स्फीयर का काम कर रहा है, ठीक है। और ये मान लो कि कोई 2D है, 2D शेप है, ठीक है, स्क्वायर का काम कर रहा है, मान लो स्क्वायर, और ये एक लाइन है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये लाइन पर जो, इस लाइन पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्या मैं इसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकता हूँ? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाम सुना होगा आपने, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा क्या मैं इसे बोल सकता हूँ सरफेस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ क्या बोल सकता हूँ? अच्छा क्या मैं इसे बोल सकता हूँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी इसको बोलते हैं, हालांकि मैं इसे डिस्ट्रीब्यूशन से लिख रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। स्फीयर के लिए वॉल्यूम चार्ज, और इसके लिए 2D वाली, 2D आकृति के लिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लीनियर चार्ज। अच्छा इसको बोलते हैं कभी कभी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा इसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए Q/L, ये फॉर्मूला होता है Q/L। अच्छा इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को रो से सूचित किया जाता है, रो बराबर क्या होता है Q/A, एरिया के लिए, ठीक है। अच्छा इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, जहाँ Q/V होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, कूलाम/मीटर², इसका यूनिट क्या होगा, कूलाम/मीटर, और इसका यूनिट क्या होगा, कूलाम/मीटर³, ठीक है। अगर आप इसका डायमेंशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बना सकते हो, बना लेना, इसमें स्पेस नहीं है इसलिए मैं नहीं बना पा रहा, ठीक है ना मेरे भाई। एक मिनट रुको, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये लो, ये सही है, कूलाम/मीटर। अच्छा इसके लिए अगर मैं बात करूँ, इसका डायमेंशन लिखने की बात करूँ मैं, तो इसके डायमेंशन में आप क्या लिखोगे, कूलाम/मीटर के लिए, कूलाम/मीटर के लिए लिखोगे आप Q/IT होता है, यानी A1T1/L1, ठीक है। इसका डायमेंशन के लिए L1, ठीक है। तो A1T1L-1 इसका डायमेंशन, इसके लिए A1T1L-2, और इसके लिए डायमेंशन A1T1L-3 आ गया डायमेंशन, ठीक है। आपसे पूछे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्बडा से डिनोट करते हैं, जहाँ लैम्बडा बराबर Q/L, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/A, ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को Q/V से लिखते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरी बात, चलते थोड़ा सा हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, ठीक है। चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा क्या आप जानते हो कि चार्ज होता है Q ±NE, आप जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो कि चार्ज होता है Q ±NE, जहाँ N जो होता है वो 1 2 3 4 5 डॉट 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 करते करते कहाँ तक जाता है, इन्फिनिट तक जाता है, ठीक है। अच्छा N किसके बराबर नहीं होता मेरे भाई, किसके बराबर नहीं हो सकता, ये 1/2 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू N 1/2 के बराबर नहीं हो सकता, 3/4 के बराबर नहीं हो सकता, 6/5 के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज नहीं हो सकता, आधा, 1/3, 2/3 ऐसा करके कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो मेरी बात एक समझ में आ गई, तो मुझे एक बात बता दो, कि इसी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आता है एक कूलाम पर, ये HW आपके पास, एक कूलाम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का बताना आपको, एक कूलाम 1 कूलाम चार्ज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है आपको, ठीक है। इस आपका क्या है, HW है, आप बताओगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम चार्ज का मेथड ऑफ
मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है? अच्छा, 3 प्रकार से होते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन मेरे भाई, कंडक्शन, ठीक है। और तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से क्या होता है? जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो ऐसे कंडीशन पे जो चार्ज उत्पन्न होता है उसे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोलते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन से क्या होता है? जब एक चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के सामने लाते हैं, ठीक है, नहीं, एक चार्ज बॉडी को कुछ दूसरे चार्ज बॉडी के पास सटाने से, ठीक है, एक दूसरे से क्या होता है? सटाने से जब एक दूसरे में चार्ज ट्रांसफर होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलते हैं कि ये चार्जिंग बाय कंडक्शन है। इंडक्शन में क्या होता है? एक चार्ज बॉडी को दूसरे न्यूट्रल बॉडी के सामने लाते हैं, सटाते उठाते नहीं है, ठीक है, मतलब उसको सटाना भी नहीं है, ठीक है। ऐसे कंडीशन पे हम क्या बोलते हैं कि वो चार्जिंग बाय इंडक्शन का काम करता है, ठीक है। फ्रिक्शन से चार्ज हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि हम इसी में एक चीज़ और बताते हैं कि मेरे भाई यार स्लाइड ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस इतना पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक हिंट दे दूँ, ठीक है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। हर एक टॉपिक को मैं लेते चलूँगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे। दूसरा थोड़ा सा मिल्कन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, ठीक है, क्या हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद हम कूलॉम्स लॉ के पास चलेंगे, कूलॉम्स लॉ, ठीक है। ऐसे करते करते हम आगे की ओर चलेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास में। और मेरे भाई ये देखो, आपके लिए एक फाउंडेशन बैच है 2025 के लिए, टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए। और यही आपका क्लास आज 11-12 का फिजिक्स का स्टार्ट हुआ था। 12th का फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आज हमने पढ़ा, ठीक है। और मैथ्स भी क्लास स्टार्ट हो चुका है और क्लास स्टार्ट करेंगे आज से ही। और मैथ्स का सिलेबस कुछ ये है, आपके लिए अगर ज़रूरी हो तो आप इसे देखना, ठीक है। और आशा करता हूँ आप सभी को एक वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलता हूँ आप सभी के साथ, एक अच्छा सा सेशन रहा और आशा करता हूँ आप सभी इस लेक्चर के बाद एक कमेंट ज़रूर छोड़ेंगे और बताएंगे कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और क्या इस लेक्चर में आपको मज़ा आया नहीं आया। तब तक के लिए मेरे भाई तैयारी करते रहो। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद मेरे भाई।